पिता कौन है? असली पिता कौन है? ये विषय उठा सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में असली पिता कौन है? जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुवन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और फैसला दिया। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट लाता रहूं। और थोड़ा अजीब ये मामला है, लेकिन इसको सुनिए, और बहुत गंभीर विषय है ये। इस मामले में हुआ क्या, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुवन की खंडपीठ ने ऐसे मामले की सुनवाई की जिसमें प्रतिवादी यानी वो बच्चा और उसकी मां ने अपीलकर्ता को अपना जैविक पिता होने का दावा किया, जबकि प्रतिवादी का जन्म उसकी मां के दूसरे व्यक्ति से विवाह के दौरान हुआ था। यानी कि बच्चे का जो जन्म हुआ था उस समय उनकी मां किसी और व्यक्ति से विवाहित थीं, लेकिन इन लोगों ने अपील कर रखी है कि मिस्टर फला को मेरा पिता घोषित किया जाए। अब इसमें बात आती है एविडेंस एक्ट की 112 की, क्योंकि एविडेंस एक्ट का 112 इसको निर्धारित करता है और ये विषय उठा। अब मैं पहले आपको बता दूं कि एविडेंस एक्ट का 112 है क्या, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 112 क्या कहता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का 112 विवाह के दौरान जन्म और वैधता को निर्णायक करने का एक सबूत है कि कौन है असली पिता या कौन है असली बेटा, इसको निर्धारित करता है 112। तो इसको आप समझ लें कि यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी मां और किसी पुरुष या पति के बीच वैध विवाह जारी रहने के दौरान पैदा हुआ हो, यानी कि जिन दो लोगों के बीच वैध विवाह हुआ है उसके दौरान, उस विवाह के दौरान कोई बच्चा अगर उत्पन्न होता है तो उन्हीं उनकी माँ और वो जो पति जो पुरुष हैं वो उसके पिता बनेंगे। और अगर विवाह जो है विघटित हो गया, यानी अगर शादी टूट गई है माँ बाप की, तो टूटने के 280 दिन के भीतर 280 दिन के भीतर अगर वो बच्चा उत्पन्न होता है तो वो उन्हीं का माना जाएगा, उसी पिता और उसी माँ का माना जाएगा जिनके बीच में शादी थी। लेकिन अगर तब तक माँ जो है अविवाहित रहती है, मतलब अगर डिवोर्स हुआ, विवाह विघटित हो गया और उसके बाद भी जो है इन लोगों ने जो है शादी नहीं की, किसी और पुरुष के संपर्क में वो नहीं आई, तो 280 दिन के भीतर अगर वो उत्पन्न हो रहा है तो वो उन्हीं का बच्चा माना जाएगा। इस बात का निर्णायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का वैध पुत्र है, मतलब उसके पिता वही माने जाएंगे जिससे उनकी शादी हुई थी या जिनसे उनका तलाक हुआ था, अगर उन्होंने दूसरी शादी 280 दिन के भीतर नहीं कर ली है। जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि विवाह के पक्षकार की उस समय एक दूसरे तक पहुंच नहीं थी जब वह पैदा हो सकता था, या तो ये साबित कर दिया जाए कि दोनों मियाँ बीबी जो थे वो दोनों एक दूसरे की पहुंच में नहीं थे, एक दूसरे से मिल नहीं सकते थे, एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते थे। ये चीज़ जब तक ना दर्शित कर दी जाए, ये कहता है एविडेंस एक्ट की धारा 112। अब इधर सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अभी आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि डीएनए टेस्ट करा लो। अभी मैं उस पे आता हूँ। आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि बहुत आसान है, तो डीएनए टेस्ट करा लेते, लेकिन मैं उस पे आ रहा हूँ कि उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्योंकि आप आसान ये समझ में आता है कि लेकिन अब इधर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस बात की दोबारा पुष्टि की है कि बच्चे की वैधता पितृत्व निर्धारित करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वैध विवाह के दौरान पैदा हुए बच्चे को उन माता पिता की वैध संतान माना जाता है जिनकी गर्भाधान के समय एक दूसरे तक पहुंच थी, यानी जो एक दूसरे तक पहुंच सकते थे, जो वैध रूप से जिनका विवाह था, बच्चा उन्हीं का माना जाएगा। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि वैधता और पितृत्व अलग अलग अवधारणाएं हैं जिनके लिए अलग अलग निर्धारण की आवश्यकता है। इसने माना कि वैधता और पितृत्व स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि बच्चे की वैधता सीधे पितृत्व को स्थापित करती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि यह साबित हो जाता है कि बच्चे के गर्भाधान के समय विवाहित जोड़े की एक दूसरे तक पहुंच थी, तो बच्चे को वैध माना जाएगा और जिससे जोड़े का पितृत्व स्थापित होता है। ये चीज़ जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि वही 112 की भाषा
सेक्शन 112 की भाषा एविडेंस एक्ट की यह स्पष्ट कहती है कि इस बात का प्रबल धारणा है कि पति अपनी पत्नी द्वारा अपने विवाह के दौरान जन्म लिए गए बच्चे का पिता है। यह धारा यह प्रावधान करती है कि वैधता का निर्णायक प्रमाण पितृत्व के बराबर है। इस सिद्धांत का उद्देश्य बच्चे के माता पिता में किसी भी अनुचित जांच को रोकना है। जो अब डीएनए टेस्ट आपके दिमाग में आ रहा था, चूंकि यह धारणा वैधता के पक्ष में है, इसलिए अवैधता का दावा करने वाले व्यक्ति पर इसे केवल गैर पहुंच के माध्यम से साबित करने का भार डाला जा सकता है। ये बात तभी आएगी, डीएनए टेस्ट की बात तभी उठ सकती है जब ये साबित हो जाए कि वो पति पत्नी जो वैध रूप से विवाहित थे वो एक दूसरे की पहुंच में नहीं थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डीएनए टेस्ट कब होता है, और यही उनके वकील का भी तर्क था। उनके वकील जिन दावा हो रहा था कि जिसको दावा किया था कि जहां माँ बेटे ने कहा था कि फला व्यक्ति मेरा पिता है, उनके वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उनके वकील का तर्क था कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की याचिका उनके खिलाफ बनाए रखने के योग्य नहीं मानी जा सकती, क्योंकि उसने कभी उस बच्चे की मां के साथ सहवास नहीं किया और प्रतिवादी यानी बच्चे के गर्भाधान के समय उसकी मां तक पहुंच नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उनका डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीएनए टेस्ट की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब पति पत्नी के बीच गैर पहुंच साबित करने वाला एक मजबूत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चूंकि प्रतिवादी की मां यानी बच्चे की मां मिस्टर के पास प्रतिवादी के गर्भाधान के समय एक दूसरे तक पूरी पहुंच थी और वो दोनों वैध रूप से विवाहित थे, इसलिए डीएनए टेस्ट से गुजरने के लिए मजबूर करना उनकी निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। वो ये उस व्यक्ति के वकील की बहस है जिसके ऊपर दावा किया था इस माँ और बेटे ने कि फला व्यक्ति जो है मेरे बच्चे का पिता है, ना कि और जबकि विवाहित वो दूसरे व्यक्ति से थी। अब इधर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि इस मामले में यह स्वीकृत तथ्य है कि जब प्रतिवादी का जन्म यानी बच्चे का जन्म 2001 में हुआ था, तब उसकी मां और मिस्टर आर विवाहित थे। वास्तव में वे 1989 से विवाहित थे। दोनों ने कभी भी विवाह की वैधता पर सवाल नहीं किए। वे बेशक 1989 से 2003 तक एक ही छत के नीचे रहे थे। जब उन्होंने अलग होने का फैसला किया, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी की मां और मिस्टर आर अपने शादी के दौरान एक दूसरे तक पहुंच में थे। मुकदमेबाजी के कई चरणों में शामिल सभी अदालतों के समीवर्ती निष्कर्षों के माध्यम से निष्कर्ष निकाला गया। भले ही ये मान लिया जाए कि प्रतिवादी की मां ने अपने शादी के दौरान और विशेष रूप से जब प्रतिवादी का जन्म हुआ तब अपीलकर्ता यानी मिस्टर एक्स, जिनका वो दावा कर रही हैं कि मेरा उनसे संबंध था और ये बच्चा उनका है, तब अपीलकर्ता के साथ संबंध रहे हों, ऐसा तथ्य अपने आप में वैधता की धारणा को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है। एकमात्र चीज जिस पर ऐसा आरोप प्रकाश डालता है वह तथ्य यह है कि प्रतिवादी की मां के साथ अपीलकर्ता और मिस्टर आर के की एक साथ पहुंच थी। हालांकि यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि अतिरिक्त पहुंच या एक से अधिक पहुंच स्वचालित रूप से पति पत्नी की आपस के बीच की पहुंच को नहीं नकारती है। यह साबित नहीं करती है कि दोनों के बीच पहुंच नहीं थी। नतीजन यह एक वैधानिक आदेश है कि प्रतिवादी को यानी उस बच्चे को मिस्टर आर का ही बेटा माना जाएगा, यानी कि उस दूसरे व्यक्ति का बेटा उसको नहीं माना जाएगा। अब इसको मैं आसान शब्दों में आपको बता दूं। ऐसे समझ लीजिए कि एक महिला जो एक पुरुष से विवाहित थी और उनके साथ लगातार वो विवाहित रही, और उसी दौरान अगर उसका संबंध किसी दूसरे व्यक्ति से भी हो गया और भले ही बच्चा उस व्यक्ति का हो जो दूसरे व्यक्ति से उसका संपर्क हुआ, लेकिन अगर वो विवाह के दौरान अगर वो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा उसी व्यक्ति का माना जाएगा जिससे वो महिला विवाहित है, ना कि उसका पिता जो है बदल के वो नहीं हो जाएगा। भले ही जैविक रूप से या ऐसा कोई संबंध बना हो या न बना हो, अगर ऐसा कोई स्थिति है तब भी पिता वही माना जाएगा जिससे वो वैध रूप से विवाहित हैं। जब डीएनए टेस्ट की बात भी तब आएगी और कोई ऐसी बात भी तभी आएगी जब ये साबित कर दिया जाए कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे की पहुंच में नहीं थे, और ये पहुंच न साबित करने का एविडेंस जो मामला है बहुत निर्णायक होना चाहिए, जिससे साबित होता हो कि साल, 1.5 साल, 2 साल से ये लोग एक दूसरे के संपर्क में बिल्कुल नहीं हैं। तो ये निर्धारित किया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत गंभीर विषय है।
और जिसका फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं आप तक लीगल अपडेट पहुंचाता रहूं। मैं हूं एडवोकेट विवेक सिंह। नमस्कार, धन्यवाद।